आज की इस वीडियो के अंदर हम बारबरा मैक्लिंगटन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने मेज़ के अंदर सबसे पहले कैसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डिस्कवर किया। तो 1940 से 50s के दरमियान जब वो इंडियन कॉर्न या मेज़ भी जिसे कहते हैं कि उस पर काम कर रही थी, तो उन्होंने एक ऐसी हैरानकुन डिस्कवरी की जिसने उस टाइम के सारे साइंटिस्ट को पजल कर दिया और बहुत से साइंटिस्ट उस डिस्कवरी पे जो इत्तेफाक भी नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने इसी वजह से उनको 1983 के अंदर तकरीबन तो उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिजियोलॉजी के अंदर। मेज़ के अंदर टोटल 10 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनकी जो नंबरिंग की जाती है वो इस लिहाज से होती है कि जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होगा उसको नंबर 1 दिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो स्मॉलेस्ट जो है नंबर 10। बारबरा एक्सपेरिमेंट कर रही थी क्रोमोसोम नंबर 9 पे। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 9 को स्टडी करते हुए कि क्रोमोसोम नंबर 9 बार बार ब्रेकेज शो कर रहा है एक जगह से, कि वो बार बार ब्रेक होता है। जब उसने उसकी वजह जानने की कोशिश की तो उसने देखा कि उस ब्रेकेज के पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व है, उसने कहा उसको DS का नाम दिया, उसको कहा डिसोसिएशन फैक्टर कहा उसे, कि जहाँ पे भी ये DS होता है वहाँ से क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो जाता है। मज़ीद उसने देखा कि सिर्फ DS ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक और फैक्टर इन्वॉल्व है जिसको AC या एक्टिवेटर कहा, कि DS जो है वो डिसोसिएशन या ब्रेकेज तो काज करता है लेकिन वो इसके लिए डिपेंड करता है एक्टिवेटर पे। एक्टिवेटर अगर होगा तो वो ब्रेक करेगा या वो जंप करेगा एक जगह से, अगर वो नहीं है तो वो डिसोसिएशन फैक्टर वो ब्रेकेज काज नहीं करता। तो उसने कहा कि DS जो है वो AC पे डिपेंड करता है। अब ये ब्रेकेज उसको पता कैसे चलती थी, क्रोमोसोम को जो है ब्रेकेज को उसका पता चलता था फिनोटाइप से। जब ब्रेकेज हुई, फर्ज करो कि ये डोमिनेंट वाले जीन्स हैं वो लॉस्ट हो जाते थे। जब ब्रेक हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ से DS से ब्रेक हुआ तो ये वाले जीन जो हैं वो साथ ही लॉस्ट हो गए, क्रोमोसोम का ये पार्ट लॉस्ट हो गया। तो जो रिसेसिव फिनोटाइप थी ना वो उसको शो होने लग जाती थी। अब उसे पता है कि रिसेसिव फिनोटाइप तभी शो होती है या तो वो होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस को, इसमें तो तभी शो होगी कि उसका अल्टरनेटिव जो अलील हैं, डोमिनेंट अलील थे, वो कहीं लॉस्ट हो गए तो उनकी फिनोटाइप शो हुई। अब ये भी लाजमी नहीं कि ये जो डिसोसिएशन है ये सिर्फ डोमिनेंट को पे ही डिसोसिएट हो, इसी को ब्रेक करे, वो यहाँ से भी कट कर सकता है अगर DS, लेकिन वो फिनोटाइप के अंदर शो नहीं होता। अगर रिसेसिव अलील लॉस हो भी जाते हैं तो भी डोमिनेंट वाले जीनोटाइप वो फिनोटाइप सामने आएगी, तो उससे तो पता नहीं चलेगा। तो जो डोमिनेंट वाले जब कट होते थे उसको रिसेसिव फिनोटाइप मिलती थी, तो इससे उसे अंदाज़ा हुआ, बार बार उसने देखा कि ये ब्रेकेज हो रही है, तो इससे उसने ब्रेकेज का अंदाज़ा लगाया। फिर उसने ये कोशिश की कि ये जो AC और DS एलिमेंट हैं तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट है, ब्रेकेज काज कर रहे हैं, तो इनका मैप मैं तैयार करूँ। मैप करने का मतलब है कि इनकी लोकेशन फाइंड करूँ, लोकस फाइंड करूँ कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन वो इसके अंदर उसने कहा कि इसको फाइंड करना, इसको मैप तैयार करना वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि AC जो है ना वो कंटिन्यूसली अपनी जगह चेंज कर रहा था कि कुछ प्लांट्स कुछ सेल्स के अंदर वो एक जगह पे है, कुछ सेल्स के अंदर वो जंप करके वो दूसरी जगह पे है, पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस कंटिन्यूस जगह चेंज करने में उसको अंदाज़ा हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन इसको कम्प्लीटली जो है ना वो प्रूफ के तौर पे तो नहीं दे सकती थी। तो उसने मज़ीद एक्सपेरिमेंट जारी रखा और अगले जो एक्सपेरिमेंट में था वो DS एलिमेंट, अब नॉर्मली ये है कि DS एलिमेंट यहाँ पे आके अगर ब्रेक करता था तो वो अगले सारे के सारे जीन जो हैं वो लॉस्ट हो जाते थे। लेकिन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि जो DS एलिमेंट है उसने पहले वाले जीन जो थे, जो वैक्सी और शंकन जो है जीनोटाइप शो होती थी, उनको इफेक्ट नहीं किया। सिर्फ जो C वाला था जो कलर को कोड करता था उस जीन को जाके उसने इफेक्ट किया, बाकियों को वहाँ पे छोड़ दिया। यानी कि उसने DS ने अपनी जगह चेंज की इस बार और उसने सिर्फ कलर वाले जीन को इफेक्ट किया। तो उस कलर वाले जीन को इफेक्ट करने के बाद उसने जो मेज़ के फिनोटाइप थे उसको 4 तरह की फिनोटाइप मिली। एक फिनोटाइप वो थी जिसके अंदर ग्रेन्स का जो कलर था वो बिल्कुल ही पिगमेंटेड हो गया, पर्पल कलर शो हो रहा था। एक था बिल्कुल ही कलरलेस था।
एक था कि जो उसका बैकग्राउंड था वो तो पिगमेंटेड था, लेकिन उसके जो अंदर पैचेस थे वो वाइट यानी कि कलरलेस थे। दूसरी तरफ उसका उलट था, जो बैकग्राउंड था वो कलरलेस हो गया, लेकिन जो पैचेस थे वो कलर्ड यानी कि पिगमेंटेड थे। इसका उलट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब इसको उसने कैसे डिफेंड करने की कोशिश की, इसकी रीज़न क्या बयान की, तो एक एक को देखते हैं। जो पिगमेंटेड था इसको तो उसने कहा कि क्योंकि अब सी जीन है वो वाइल्ड टाइप जब नॉर्मल हालत में होगा तो इसने इस कलर को पिगमेंटेशन को इसने कोड करना है, तो ये पिगमेंटेड हो गया। कलरलेस कब आया, उसने कहा जी जब डीएस एलिमेंट या डिसोसिएशन फैक्टर यहाँ पे आके क्रोमोसोम को ब्रेक करता है। अब क्योंकि सी जो है ना वो एक एंड पे है, जहाँ पे ब्रेकेज होती है एसी की मौजूदगी में, क्योंकि हमें पता है कि डीएस खुद से जंप या ब्रेक नहीं कर सकता जब तक कि उसके एक्टिवेटर ना हो। एक्टिवेटर की मौजूदगी इसने यहाँ से ब्रेक किया, सी जीन जो है वो लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से वो टोटल कलरलेस वो सीड्स थे। तीसरे नंबर पे उसने जब देखा कि बैकग्राउंड तो उसका पिगमेंटेड है लेकिन पैचेस हैं अंदर वाइट कलर के, उसने इसको ये कहा कि शुरू में ये जीन्स नॉर्मल था, सी वाला नॉर्मल हालत में था, वाइल्ड टाइप था, लेकिन कुछ देर के बाद यानी कि जब ये शुरू में नॉर्मल था तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो नॉर्मल यानी कि पिगमेंटेड था। जब एसी यहाँ पे आया तो डीसी ने यहाँ से ब्रेकेज काज कर दी क्रोमोसोम की। जैसे ब्रेक हुआ तो जो कलर वाला जीन था वो अब जो है ना मज़ीद एक्टिवेट नहीं था, वो वहाँ से लॉस्ट हो गया। जैसे वो लॉस्ट हुआ तो इसके अंदर से जो कलर वाले जीन की एब्सेंस में जो पैचेस थे ना वो अपीयर होना शुरू हो गए। इसको ऐसे उसने ऐसे रिजल्ट को डिस्क्राइब किया। अब अगले जो रिजल्ट थे उसके अपोजिट, पहले वाले में क्या था कि जो पिगमेंटेड बैकग्राउंड था और जो पैचेस थे वो कलरलेस थे। अब बैकग्राउंड कलरलेस हो गया और जो पैचेस थे वो पिगमेंटेड हो गए। यहाँ पे ये वाले जो फिनोटाइप थे ये बिल्कुल ही न्यू और हैरानकुन थी। इसको डिफेंड करना उस रिजल्ट के मुताबिक जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर वो इसको ऐसे डिस्क्राइब करे कि जी डीएस ने यहाँ से ब्रेक काज कर दी, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो कलरलेस है, वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब सी वाला जीन ना हो। सी वाला जीन नहीं होगा तो ही कलरलेस होगा, सी ने कलर तो काज करना है। तो वो अगर एक बार लॉस्ट हो गया, जब सी वाला जीन शुरू में ही लॉस्ट हो गया जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड जो है वो कलरलेस हुआ, तो फिर ये डॉट्स किधर से आए, ये जो कलर्ड पैचेस थे ये कहाँ से आए, क्योंकि सी वाला जीन लॉस्ट हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सी वाला जीन जो है ना दोबारा आके इधर जुड़ गया हो और फिर उसने कलर जो पिगमेंटेड पैचेस बनाए हों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से इस रिजल्ट को वो डिस्क्राइब करना मुश्किल था। इसके अंदर एक रीज़न उसने ये भी दी थी शुरू में, ये जो डॉट्स है ना पिगमेंटेड, ये म्यूटेशन से आए हैं कि कलरलेस से म्यूटेशन जो है ना बैक म्यूटेशन हो गई। बैक म्यूटेशन का मतलब कि कलरलेस से दोबारा पिगमेंटेड हो गए। तो उसने कहा कि अगर बैक म्यूटेशन हुई है तो वो एक या दो हो सकती हैं, कि इतने ज़्यादा डॉट्स तो इतनी ज़्यादा बैक म्यूटेशन एक टाइम पे पॉसिबल है ही नहीं। ये तो क्योंकि म्यूटेशन होती है बाई चांस, कोई एक जगह होगी कोई दो जगह होगी। बैक म्यूटेशन इतने ज़्यादा डॉट्स और इतनी ज़्यादा बैक म्यूटेशन इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं हो सकते। अब जब रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने देखा कि अब की बार जो सी जीन था वो लॉस नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ कि एक्टिवेशन फैक्टर एक्टिवेटर जो था डीएस एलिमेंट सी जीन के सेंटर में आके उसने म्यूटेशन काज कर दी। मीन कि पहले तो वो यहाँ पे जाके ब्रेक काज करता था, सी जीन जो है ना पूरे का पूरा ब्रेक हो गया। लेकिन अब उसने कहा कि नहीं, उसने उसको ब्रेक नहीं किया बल्कि उसने उसके सेंटर में आके जुड़ गया। क्या चीज़? डीएस फैक्टर। ये जो ग्रीन कलर में ये डीएस जीन है, ये जहाँ पे आके जब जुड़ा तो सी जीन जो है ना उसके अंदर म्यूटेशन होगी, यानी कि CMDS का मतलब है सी जो है वो म्यूटेटेड हो गया। किसकी वजह से? डीएस।
और किसकी मौजूदगी में, एसी की मौजूदगी में। क्योंकि अब डीएस जो है वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, वो अगर किसी जगह पे है तो वो वहीं पे रहेगा, ना तो वो जंप कर सकता है जब तक एसी वहाँ पे मौजूद ना हो। अब उसने कहा कि शुरू के अंदर जैसे उसने डीएस यहाँ पे आके अटैच हुआ तो सी जीन जो है वो म्यूटेट हो गया, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड जो है ना वो क्या था, बैकग्राउंड जो है वो कलरलेस था। जब बाद में एसी की मौजूदगी में ये डीएस यहाँ से जंप कर गया, जब यहाँ से एक्साइज हुआ, एक्सक्लूड हुआ, तो ये सी वाला जीन दोबारा से एक्टिवेट हो गया। जो म्यूटेशन फॉर्म थी उसकी म्यूटेटेड फॉर्म वो वाइल्ड टाइप के अंदर कन्वर्ट हुई, तो ये जो पिगमेंटेड पैचेस थे ये बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि जो पिछली फिनोटाइप्स उसने डिस्क्राइब की थी कि जो ब्रेक काज करता है तो वो कलरलेस हो जाता है, तो लाजमी नहीं कि वो ब्रेक ही काज करे, डीएस एलिमेंट खुद सी जीन के अंदर इंसर्ट होके उसको म्यूटेट भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो फिनोटाइप्स आ सकती हैं। अब साथ ही ये भी दूसरी फिनोटाइप ये बिल्कुल ही वैसे ही है, कलरलेस बैकग्राउंड और पिगमेंटेड पैचेस, कि अगर डीएस एलिमेंट नहीं भी है तो अकेला सी जो है वो भी यहाँ पे आके सी जीन को म्यूटेट कर सकते हैं। CM का मतलब कि सी जीन म्यूटेटेड हो गया है, किसकी वजह से, एसी की वजह से, और ऑटोमेटिकली एसी जो है वो जंप करके जब वापस चला जाता है किसी और जगह पे ट्रांसफ़र होगा तो ये वाले कलर्ड पैचेस दोबारा से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे डीएस एलिमेंट भी आगे इसको म्यूटेट कर सकते हैं और एक्टिवेटर भी। अब सारी फिनोटाइप्स को एज अ होल अगर देखें तो ये तो था पिगमेंटेड क्यों आया, कलरलेस क्यों आया था। कलरलेस ने कहा था कि सी जीन जो है ना वो यहाँ से कट हो गया, तो सी जीन कट भी हो सकता है। दूसरे ये भी अब रीज़न है कि डीएस एलिमेंट ने सी जीन के सेंटर में आके उसको म्यूटेट कर दिया। अब ये जो म्यूटेशन है सी जीन की डीएस की वजह से, ये सेंटर में जो आके लगा, ये स्टेबल म्यूटेशन है। स्टेबल म्यूटेशन क्यों है, क्योंकि एसी जो है वो मौजूद नहीं है। एक बार ये यहाँ आके अटैच हो गया तो ये यहाँ से कहीं बाहर जंप नहीं कर सकता, ये जंप नहीं कर सकता, क्योंकि इसको जंप करने के लिए, आगे ट्रांसफ़र होने के लिए एक्टिवेटर का होना ज़रूरी है। अब ये एक्टिवेटर नहीं है, ये जंप नहीं कर सकता, तो इसने परमानेंटली इसको म्यूटेट करके इसकी कलरलेस वैरायटी जो है वो कलरलेस ग्रेन जो है ना वो प्रोड्यूस कर दी। फिर दूसरे में है एसी मौजूद था तो डीएस अब जंप कर सकता है। जब उसने शुरू में म्यूटेशन काज की, म्यूटेशन की वजह से कलरलेस बैकग्राउंड आया, जब वो जंप कर गया तो ये कलर्ड पैचेस आ गए। फोर्थ के अंदर सेम ही फिनोटाइप है, लेकिन इसके अंदर डीएस की बजाय एसी जो है वो खुद आया, आने के जब जैसे आया म्यूटेशन हुई, कलर बैकग्राउंड जो है वो कलरलेस आया, फिर जब वो जंप वो कर गया तो उसके बाद वही कलर्ड पैचेस इसके अंदर आ गए। अब इस सारी स्टोरी से सारे जो एसी एक्टिवेटर और डीएस डिसोसिएशन एलिमेंट है, इन दोनों के बिहेवियर से साइंटिस्ट ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की दो नई कैटेगरीज डिफाइन की, जिनको कहते हैं ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोनोमस। जैसे कि एसी है, ये अपनी मूवमेंट को, अपने ट्रांसफ़र को खुद ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो डीएस एलिमेंट है ये जंप तो करता है, लेकिन जंप किसकी मौजूदगी में करता है, एसी की मौजूदगी में। अगर एक्टिवेटर होगा तो ये जंप करेगा, तो ये डिपेंड करता है एक्टिवेटर पे, तो इसलिए इसको नॉन ऑटोनोमस कहते हैं। मतलब ये खुद को, अपनी खुद जो ट्रांसफ़र को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि असल में ट्रांसफ़र के लिए कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो उसको वहाँ से कट करेंगी और आगे ट्रांसफ़र करेंगी। वो जो प्रोटीन होती है ट्रांसपोजेज उसको बोलते हैं। तो वो कोड करने के लिए, प्रोटीन कोड करने के लिए, इनके अंदर जो नॉन ऑटोनोमस उनके अंदर वो जीन्स नहीं होते जो वो प्रोटीन कोड करते हैं। ऑटोनोमस के अंदर वो चीज़ होती है। तो नॉन ऑटोनोमस तभी आगे ट्रांसफ़र होंगे जब कोई ऑटोनोमस उसके सराउंडिंग में मौजूद होगा। तो उस पर डिपेंड करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आ गया।